हेलो बच्चों, क्या आप 10th क्लास में हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। मतलब इससे पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था, उसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, सभी तरह के बहुपद को सीखा था, लेकिन मेन था द्विघात बहुपद। तो इसमें क्या होता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसको अगर हम 0 के बराबर रख दे तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाती है। जैसे अगर पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वो क्या होगा? एक द्विघात समीकरण। ठीक है, ये देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अगर हमें इसे मानक रूप में लिखना है तो मानक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। क्वेश्चन आएगा कि इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कहीं कहीं हमें मूल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे शून्यक मिलेगा और कहीं कहीं पे उसका हल मिलेगा। तो मूल कहो, शून्यक कहो या हल कहो, बात एक ही है और उसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना। तो किसी भी समीकरण को सोल्व करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो गुणनखंड द्वारा हम कर सकते हैं द्विघात समीकरण को हल, और एक कर सकते हैं द्विघात सूत्र द्वारा। गुणनखंड हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई हमें बहुपद दे दिया होता है तो इसमें समीकरण दे दी जाएगी। तो जो अचर पद होता है उसके ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं कि जिनको हम प्लस कर दे तो एक्स वाला आ जाए या फिर माइनस कर दे तो एक्स वाला आ जाए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर हम किसी के गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो तब हम उसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। जो द्विघात सूत्र होता है उसको द्विघाती सूत्र कहते हैं या फिर श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल देते हैं। द्विघात सूत्र को द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है रूट के अंदर अपॉन 2a। तो ए बी सी क्या है? ये वो हमें द्विघात समीकरण जो दिया होगा उसमें से मिल जाते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो तो ए, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी, और जो अचर पद होता है उसको हम सी बोलते हैं। यानी कि जिसको हम गुणनखंड के द्वारा सोल्व नहीं कर सकते उसको द्विघात सूत्र के द्वारा सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तकर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविक्तकर का सूत्र होता है। देखिए, विविक्तकर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में मिल जाते हैं, इस टाइप से, इस वाले चैप्टर में से। तो आज की जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और एंड तक देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जितना हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, जितने भी हम 10-11 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2025 के जो एग्जाम होंगे उनमें देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ उनके भी अच्छे मार्क्स मिल सके, उन्हें भी। ठीक है, चिढ़ना नहीं है अपने फ्रेंड्स से कि आपको लगेगा कि हम तो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों की ना कराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास शेयर करिए। अगर आपके भी फ्रेंड्स हैं, 10th क्लास में है, आप किसी को भी जानते हैं तो शेयर करिए उनके पास। देखिए, विविक्तकर की हेल्प से, विविक्तकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक होता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में हम ये कह सकते हैं, मतलब जो हमारे मूल होते हैं या शून्यक होते हैं, फिर हल कहिए, तो वो कैसे हैं? वास्तविक हैं, परिमेय हैं, असमान है, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो चीज़ है वो विविक्तकर पर डिपेंड करती है, विविक्तकर पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले आप, जैसे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका विविक्तकर निकालिए। अगर हमारा विविक्तकर, 4 कंडीशंस होती हैं, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा, या फिर 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा होने की भी 2 कंडीशन है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे हैं। देखिए, दिख रहा है ना सब कुछ? तो जो विविक्तकर है, या तो माइनस का आएगा, या फिर 0 आएगा, या फिर प्लस आएगा। इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ हो सकता ना। या तो विविक्तकर हमारा जो डी है वो या तो 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस का, या फिर 0 आएगा, या फिर 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा मतलब प्लस का। देखिए, अगर 0 से छोटा आ रहा है तो मूल उसके काल्पनिक होंगे, काल्पनिक या अवास्तविक। ठीक है, काल्पनिक या अवास्तविक कब होंगे? अगर डी 0 से छोटा है तो। अगर डी 0 के इक्वल आ जाता है
तो आप ये समझिए कि दुनिया भर की जितनी भी क्वालिटी हैं वो सब इसी के अंदर है ठीक है। वास्तविक भी होंगे मूल, परिमेय भी होंगे और समान भी होंगे। ठीक है, वास्तविक, परिमेय और समान। अगर डी 0 से बड़ा है तो उसकी देखो दो कंडीशन बन जाती है। पहली कंडीशन कि पूर्ण वर्ग होगा, दूसरी कंडीशन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए 0 से बड़ा तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 भी है। तो जो पूर्ण वर्ग है उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं और जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और अलग अलग होंगे, यानी कि दोनों सेम नहीं मिलेंगे। अगर पहला 3 है तो अगला 3 नहीं होगा। ऐसे ही इसमें अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक तो होंगे ही, अलग अलग भी होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब असमान होंगे और अपरिमेय होंगे। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर डी 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। काल्पनिक है, काल्पनिक कब होंगे? जब डी 0 से छोटा होगा। और अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। अगर पूर्ण वर्ग है तब होगा ये, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर अपरिमेय भी होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं आपके लिए 10 या 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप उन्हें कर लेंगे तो आपको इसी वीडियो में से 10 या 12 नंबर के क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर देखिएगा पूरी वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें है एक द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। एक द्विघात समीकरण है, क्या है? y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके ग्राफ का आकार क्या होगा? हमें पता है कि अगर द्विघात समीकरण हो या फिर द्विघात बहुपद हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x² माइनस 2 बराबर 1/7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको पहले उतारिए, 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7। देखिए आप लोगों से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी तो आती है, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर। जब इसकी हम एक में करेंगे तो x² माइनस 2 आ जाएगा, 7 की जब एक में करोगे तो 7 आएगा। इधर 2 माइनस है, उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, तो 7 और 2 9। इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि इधर वर्ग है तो उधर जाएगा वर्गमूल। अब देखिए 9 किसका वर्ग है? 3 का। 3 का या फिर प्लस माइनस 3 का? प्लस माइनस 3। ये बात आप लोग याद रखोगे कि अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल सेम है, x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे। जब इसकी एक में कर रहे हैं तो x² प्लस 5 सेम आ गया। 9 की जब एक में करेंगे मतलब इसकी इधर तो 9 आएगा। 5 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस। 9 में से 5 को माइनस करा तो क्या आएगा? 4। जब इधर वर्ग है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल। और 4 किसका वर्ग होता है? प्लस या माइनस 2 का। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर एक मूल 2 है तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा तो हम इसमें बराबर में 0 लेके चलेंगे। x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इसका एक मूल 2 है, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप 2 रखिए। 2 का वर्ग, के और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मान लेंगे? मल्टीप्लाई। माइनस 8 बराबर 0। 2 का वर्ग 4, 2 की के में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, माइनस 8 बराबर 0। ये 2 के तो सेम रहेगा। देखिए 4 प्लस का है और 8 माइनस का है तो 1 प्लस 1 माइनस, घट जाएगा, माइनस के 4 बचेंगे बराबर 0। 4 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस, के साथ ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड। 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। और 1 प्लस 1 माइनस है इन दोनों में से तो माइनस के 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, इसका सोल्यूशन हो रखा है पहले से, आप एक बार देखिए कैसे है। देखिए x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 था। x की जगह पे क्या रखेंगे? -2। x की जगह पे क्या रखेंगे? -2, क्योंकि उसने कहा है मूल -2 है। रखिए -2 का वर्ग प्लस 2x, तो 2 की 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या रखेंगे? -2, p ऐसे ही बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जब मल्टीप्लाई करेंगे।
2 की 2 में करेंगे तो 4 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे p ऐसे ही 0, 4 से 4 कैंसिल, माइनस p बराबर 0। जो माइनस है उधर जाएगा तो 0 में मिलके सब 0 ही हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आएगी 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, मूलों का योगफल। अगर आपको याद है तो ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है फॉर्मूला। तो माइनस तो सेम लगाइए ऐसे ही। अब x का गुणांक देखिए, यहाँ पे क्या है माइनस के 4 है तो माइनस 4 रखेंगे और एक्स स्क्वायर के गुणांक में 4 रखेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर होगा। ये तो जस्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल अभी हम पढ़ के तो आए हैं इस चीज को। तो क्या होता है इसका विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखना है इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं बल्कि आंसर लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विविक्त कर पूछ लिया है। विविक्त कर क्या होगा, तो विविक्त कर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अभी अभी ऊपर ही लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहीं से देख लीजिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे ये तो होता है a, ये होता है b और यहाँ पे होता है c। तो b की जगह क्या दिख रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह दिख रहा है 1, यहाँ भी 1 और c की जगह भी दिख रहा है माइनस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4, 1 में 4 प्लस करिए तो 5, तो विविक्त कर क्या हुआ 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूल कैसे होंगे, उसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा विविक्त कर। देखिए डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे क्या रखूं -5, -5 का वर्ग 4 गुना ए की जगह पे दिख रहा है 2 और सी की जगह पे दिख रहा है 4, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, 25 को 32 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 7। देखिए जो डी है वो माइनस के 7 आ रहा है, यानी कि जो -7 है वो छोटा है 0 से, तो क्या लिखेंगे डी है जो वो छोटा है 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अगर डी 0 से छोटा है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, 0 के बराबर है तो वास्तविक होंगे, 0 से बड़ा है तब भी वास्तविक होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 या 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए उसने कह दिया है कि मूल बराबर हैं, तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो हमें क्या बात पता है, आप ये देखिए मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर होता है 0 के। चूंकि मूल बराबर है तो d बराबर 0 हम लेके चलेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह रखिए -12 का वर्ग 4 गुना a की जगह क्या रखेंगे ये वाला 3 और c की जगह रखेंगे ये m बराबर 0। 12 का वर्ग 144, 4 दिए 12 m बराबर 0। देखिए जो 12 ये जो 144 है इधर प्लस का है, अगर हम उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, m के साथ 12 मल्टीप्लाई में है उधर ले जाइए डिवाइड में जाएगा, इससे इसको डिवाइड करा तो m की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या है, √3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको सोल्व करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे लेफ्ट में। तो क्या करते हैं ऐसे फैक्टर्स के लिए, इसकी मल्टीप्लाई देखो इसमें करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में आ सकता है, तो देखिए ध्यान से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए आप लोग। 8√3 में √3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 गुना √3 की √3 में करेंगे तो 3, 8 दिए 24। अब देखिए 24 के ऐसे टुकड़े जिनको हम प्लस कर दें तो 11 आ जाए, क्या होंगे 8 और 3 11 हो जाएगा। लेकिन ठीक है,
देखिए 8 √3 की √3 में मल्टीप्लाई करिए 24, 24 के ऐसे टुकड़े जिन्हें हम जोड़ दे तो 11 आ जाए। तो 8 × 24, 8 में 3 प्लस करेंगे 11। इस 11 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 8 + 3 रखिए, √3x² माइनस 11 की जगह पे रखेंगे 8 + 3x प्लस 8 √3 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे हर बार करते हैं, माइनस 8 की x में करेंगे मल्टीप्लाई 8x, फिर माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 8 √3 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए आ रहा है कुछ कॉमन, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 √3 है, तो √3 और 8 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 3 और 8 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना वैसे। तो जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ कॉमन नहीं आ रही है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 8 है, x ले लीजिए, देखिए x बाहर चला गया, √3 बचेगा, 2x में से एक x बाहर चला गया तो एक x भी बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर चला गया तो क्या बच रहा है 8, यहाँ से और यहाँ से। देखिए वैसे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, देखिए 8 है, 8 में से तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है। हमें ये पता है कि अगर हम √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 है कि नहीं। देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, इसकी जगह पे हमें दिख रहा है ये। अब देखिए तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, फिर √3 दिख रहा है, ले लीजिए √3 कॉमन। देखिए इसमें से √3 बाहर गया, इसको हम लिख सकते थे ये, इसमें से एक √3 बाहर, तो क्या बच रहा है √3 और x। जब माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस और ये माइनस, √3 से √3 कैंसिल, 8 बचेगा बराबर 0। एक बार चेक कीजिए अपने दोनों ब्रैकेट सेम है तो बिल्कुल यही लिख देंगे दोबारा। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, x - √3 बराबर 0। अब क्योंकि हमें मूल ज्ञात करने थे तो एक बार इसे 0 के बराबर रखिए, एक बार इसे 0 के बराबर रखिए, √3x - 8 बराबर 0। 8 इधर माइनस का है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर √3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में। एक तो मूल ये हो जाता है इसका। सेकंड, इसको भी 0 के बराबर रखिए, √3 इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। और ये आपका रफ वर्क था, इसको आप रफ वर्क में करिएगा अगर करोगे तो समझाने के लिए, ठीक है, समझने के लिए सॉरी। तो ये आपका मूल ज्ञात करने का मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, आपकी बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो बना के, लॉन्ग वीडियो बना के, जैसे भी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपके डाउट का सोल्यूशन दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। अब बस लैंग्वेज वाले 4 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बस इनको ध्यान से समझिएगा, लगभग 10-5 मिनट में काम हो जाएगा। अब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्रमागत का मतलब आप क्या समझते हैं, नंबर वाइज, यानी कि अगर एक पहला 4 है तो अगला 5 होना चाहिए, पहला 10 है तो अगला 11 होना चाहिए। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और पूर्णांक तो आप समझते हैं इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 ये वाली चीजें। तो हम मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, बताइए क्या मानना पड़ेगा, x तथा x + 1 है, 1 है क्योंकि 2 है ना, तो पहला अगर x है तो अगला क्या होगा, x + 1, यानी कि उसमें 1 प्लस करके मानना है, क्योंकि क्रमागत कहा है उसने और धनात्मक कहा है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, क्रमागत मतलब नंबर वाइज। अगर पहला 10 है तो अगला 11 है, तो 10 में 1 प्लस करके तो 11 मिलेगा ना। अगर पहला x मान रहे हैं तो दूसरा x + 2। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे सम दे दिया जाता, 2 क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक, तो फिर हम यहाँ पे x + 2 ले लेते, क्योंकि 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, ठीक है। देखिए इनके वर्गों का योगफल, तो 2 धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है जो हमने मान लिए हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि जिनके वर्गों का योगफल 365 है, मतलब अगर हम इसका वर्ग करते हैं और इसका वर्ग करते हैं और उनको प्लस कर देते हैं तो हमें 365 मिलेगा। यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। देखिए x² तो सेम रहेगा, इसका आप फॉर्मूला खोलिए, क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab। तो a² यानी कि x², b² मतलब 1²
प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 बराबर 365। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएंगे 2x²। एक का वर्ग करोगे तो 1, 2 की एक्स में मल्टीप्लाई 2x बराबर 365। फिर देखिए 2x² प्लस 2x प्लस 1, 365 उधर प्लस का है, अगर हम इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा माइनस। अब एक प्लस ये वाला और ये वाला माइनस, तो जब एक प्लस एक माइनस होता है तो हम इन्हें घटाते हैं, यानी कि 365 में से एक माइनस करोगे तो 364। अब 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन लीजिए। क्या बचेगा x² प्लस यहाँ से 2 बार चला गया x, यहाँ से 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 के साथ 2 चला जाएगा तो खत्म, यानी कि ये बचेगा x² प्लस x माइनस 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको हम घटा दें तो हमें यहाँ पे 1 मिले। 182 के ऐसे टुकड़े जिन्हें माइनस कर दे तो हमें 1 मिल जाए। क्या होंगे वो फैक्टर्स करके देखिए, इसके 14 और 13 आएंगे। 14 की अगर हम 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 182, और अगर हम घटाते हैं तो 1 मिल जाएगा। इस 1 की जगह पे क्या रखेंगे 14 माइनस 13, एक्स ऐसे ही माइनस 182 ऐसे ही बराबर 0। इसके बाद x² प्लस 14 की x में मल्टीप्लाई करिए 14x, 13 की x में करेंगे 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 14 बच गया, और इसमें से इन दोनों में से क्या आ रहा है 13। जब 13 बाहर ले लेंगे तो x बचेगा, और क्या होगा माइनस से माइनस बाहर लिया तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, 13 से इसको भाग करेंगे तो 14 आएगा। देखिए फिर x प्लस 14 दोबारा से बाहर, और यहाँ से x माइनस 13, क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं। तो क्या होगा, एक बार तो x प्लस 14 को 0 के बराबर रखिए तो x बराबर माइनस 14 आ जाएगा। एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखिए तो x बराबर 13 आ जाएगा। अब बात ऐसी है कि उसने कहा है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो क्या होंगे वो, ये तो माइनस का है तो इसको तो हम ले नहीं सकते हैं, ये प्लस का है इसको लेंगे, तो लिखेंगे अतः 2 धनात्मक पूर्णांक या 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कौन कौन से, जो उसने हमें कहा है, जो हमने मान रखे थे। हमने माने थे एक तो x और दूसरा x प्लस 1, तो एक हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1 मतलब 14। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं माना छोटी संख्या बराबर x, और बड़ी संख्या को क्या मानते हैं हम y। कैसे भी मान लीजिए, या तो फिर पहले आप बड़ी संख्या मान लीजिए, एक ही बात है, बड़ी संख्या y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रथम शर्तानुसार उसने हमें 2 शर्त दी हैं। कौन कौन सी, तो कहा है कि उनके वर्गों का अंतर 180 है। देखिए बड़ी संख्या y है तो y का स्क्वायर पहले आएगा, x का स्क्वायर आएगा बाद में, और 180 इक्वेशन नंबर 1। जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या मतलब x², जो ये है वो बड़ी संख्या मतलब y का 8 गुना है, y का 8 गुना। ये इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिखे द्वितीय शर्त के अनुसार। फिर जहाँ पे हमें x² दिख रहा है उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x² की जगह पे 8y रखिए वहाँ पे बराबर 180। अब 180 इधर प्लस है तो इधर ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस। 180 के ऐसे टुकड़े जिन्हें हम घटा दें तो 8 आ जाए, 180 के ऐसे टुकड़े जिन्हें हम घटा दें तो 8 आ जाए, क्या हो जाएंगे 18 की 10 में गुना करिए, 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8, y² माइनस इसकी जगह पे 18 माइनस 10 y माइनस 180 बराबर 0। इसकी y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। इसमें से और इसमें से y कॉमन आएगा तो y माइनस 18, यहाँ से और यहाँ से 10 कॉमन आएगा तो y माइनस 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे 18, y माइनस 18, अगली लाइन में अगले ब्रैकेट में y प्लस 10। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको, जब इसे 0 के बराबर रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 18, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस, इसको 0 रखेंगे उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू आएगी माइनस के 10। अब जो माइनस वाला है उसको तो हम लेंगे नहीं, तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x² बराबर 8
गुना y की जगह पर 18 रखिए, 18 8 कितने होते हैं 144। x के ऊपर स्क्वायर है तो उधर जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाती है 12। फिर लिख देंगे अतः वे दो संख्याएं बराबर। अतः संख्याएं क्या होंगी, y की वैल्यू तो आई थी 18 और x की वैल्यू आई है 12, तो 18 और 12, ये इसका आंसर होगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 15। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार क्रमागत तो है लेकिन सम संख्याएं हैं, तो दो सम संख्याएं में माननी पड़ेंगी। और किस तरीके से मानते हैं, अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी x+2। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x+2 है। बात यह आती है कि x+2 क्यों लेंगे, तो वो इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों क्रमागत हैं और सम है। क्रमागत का मतलब नंबर वाइज। जैसे मान लो पहला धन पूर्णांक अगर 4 है तो अगला क्या होगा 6, और 4 के बाद हमें 6 कैसे मिला, 4 में 2 प्लस करके मिला। या मान लीजिए पहला अगर 10 है तो अगला क्या होगा 12, 12 कैसे मिला, 10 में 2 प्लस करके मिला। यानी कि अगर एक x है तो दूसरा x+2 होगा। ठीक है, इनके वर्गों का योगफल 340 है, मतलब x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 340। फॉर्मूला खोल दें, यहाँ पे खोल दीजिए। x², इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस 2² ये a² हुआ प्लस b² हुआ प्लस 2ab बराबर 340। एक x² और एक x², कितने x² हो जाएंगे जुड़ने के बाद 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 दूनी 4x बराबर 340। देखिए 2x² सेम रहेगा, 4x भी सेम रहेगा, 4 भी ऐसे ही, और जो 340 है उधर प्लस है, अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस। 2x² प्लस 4x, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा और घटने के बाद आ जाएगा 336। फिर से वही चीज़ दिखाई दे रही है कि 2 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब कॉमन ले सकते हैं हम 2 को। अंदर क्या बच रहा है x² प्लस 2x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं 2 एकम 2, 1 बचेगा, 3 उतार लेंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x² प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब 168 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको हम माइनस कर दे तो 2 आ जाए, तो क्या हो जाएंगे 14 और 12। देखिए 14 की अगर 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 मिलेगा, और 14 में से 12 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें 2 मिलेगा। तो इस 2 की जगह पे क्या रखते हैं 14 माइनस 12, x सेम रखिए माइनस 168 बराबर 0। फिर x², इस x की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x प्लस 14, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 12x। देखिए जब माइनस बाहर चला गया तो ये तो प्लस हो ही गया और ये भी प्लस हो जाएगा, 14 बराबर 0। फिर x प्लस 14 और x माइनस 12 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, तो x प्लस 14 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 14। एक तो आंसर ये होगा। दूसरा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि दो क्रमागत धन पूर्णांक होने चाहिए, और ये कैसा आ गया है नेगेटिव, तो इसको तो हम नेगलेक्ट मान लेंगे, यानी कि ये नेगलेक्ट करके इसको तो हमें इग्नोर करना है, इसको छोड़ देना है। तो क्या आएगी x की वैल्यू 12। अब हमने माने क्या क्या थे वो धन पूर्णांक, एक तो x मान लिया था और दूसरा x+2 मान लिया था। तो लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक या पहला धन पूर्णांक क्या है 12, और दूसरा हमने x+2 मान लिया था, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2 का मतलब है 12 प्लस 2, क्योंकि x की जगह पे तो हम 12 रखेंगे, तो 12 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ 14। तो हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक तो 12 और एक 14। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि 6 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा यानी कि आधा घंटा कम समय लेती। चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमसे, चाल, तो चाल मान लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे दूरी,
रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। अब लिखते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं हम। अब देखिए, अगर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 180 किलोमीटर है तो कितना समय लग रहा है उसे? समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी हमारी 180 है और चाल x है, तो इतने घंटे समय आ गया। इसको यहीं पे छोड़ते हैं। फिर अब उसकी कंडीशन पढ़िए कि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अभी चाल क्या है? x, लेकिन अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो चाल क्या होती? यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर चाल क्या होती फिर? अभी तो x है, अगर 5 ज़्यादा होती तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद समय क्या होता फिर? समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल है, तो दूरी कितनी है? दूरी तो सेम है 180 और चाल इस बार x प्लस 5 हो गई, इतने घंटे। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि आधा घंटा कम समय लगता अगर चाल इतनी ज़्यादा होती, तो मतलब चाल x प्लस 5 होती तब। तो अब हमारे पास दो टाइम है, तो 180 बटे x और एक 180 बटे x प्लस 5। अब इन दोनों को घटा के 1/2 आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा? किस में से कौन सा माइनस करे? आप ये बताओ, ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है? मतलब 180 बटे x ज़्यादा है या 180 बटे x प्लस 5 ज़्यादा है? आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, बहुत सो क्या मैक्सिमम सभी को लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखिए, मान के चलो मेरे पास मान लीजिए आप 180 रुपये हैं। अगर मैं उन्हें 10 बच्चों में बांटना चाहूँ तो कितने मिलेंगे एक बच्चे को? 18 रुपये। और अगर मैं वही पैसे 20 बच्चों में बांटना चाहूँ तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे? 9 रुपये। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। मान लीजिए 180 को हम x जगह डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। और अगर लेने वालों की संख्या बढ़ जाए, नीचे x थी तो यहाँ पे x प्लस 5 हो गई, ज़्यादा हो गई, तो अब वही चीज़ और ज़्यादा बच्चों में डिवाइड होगी, ज़्यादा जगह पे डिवाइड होगी, तो हमें क्या मिलने वाला है? कम। इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं प्रश्नानुसार, 180 बटे x ज़्यादा है और 180 बटे x प्लस 5 कम है। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1/2, क्योंकि ये वाला टाइम इस वाले टाइम से आधा घंटा ज़्यादा है। इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी चाल है। एलसीएम लीजिए x का और x प्लस 5 का। देखिए, x से x कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 180 x प्लस 5 माइनस इससे ये कैंसिल, x की वहाँ पे करेंगे 180 x बराबर 1/2। 180 की x में करेंगे तो 180 x, 180 की 5 में करेंगे तो 900 माइनस 180 x बराबर, इसकी करिए मल्टीप्लाई x², x की 5 में करेंगे 5x बराबर 1/2। 180 से 180 x कैंसिल, ऊपर बचेगा 900, नीचे x² प्लस 5x बराबर 1/2। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसे, तो ये आएगा x² प्लस 5x बराबर 900 दूनी 1800। बल्कि एक साथ एक काम करिए, 1800 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं यहीं पे माइनस कर दे रही हूँ इसको। आपको ऐसे नहीं करना है, वैसे आपको एक लाइन छोड़ के आगे करना है। अब 1800 के ऐसे फैक्टर्स करिए जिनको माइनस कर दे तो 5 आ जाए। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर्स? 45 माइनस 40। अगर हम 45 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो हमें 1800 मिलेगा, और 45 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 5 मिलेगा। इस 5 की जगह पे रखिए 45 माइनस 40, बाहर x है, माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ पे x² प्लस 45x माइनस 40x, यहाँ पे 45 है, माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x, तो अंदर बचेगा x प्लस 45। इन दोनों में से 40 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 45 बराबर 0। एक बार तो x प्लस 45 आएगा एक ब्रैकेट में और अगले वाले ब्रैकेट में x माइनस 40। देखिए, एक बार जैसे हम हमेशा से करते आए, एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए। x प्लस 45 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 45, और इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा? प्लस 40।
अब जो हमारी चाल है, जो हमारी स्पीड है, वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है। तो चाल क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखेंगे लास्ट में? अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।